बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 29 करते हैं। प्रीपरेटरी प्रॉब्लम 29 आईको 2021 53rd आईको टू बी हेल्ड इन जापान। इससे पहले मैं आपको प्रॉब्लम कराऊं, मैं आपको दिखा दूं दोबारा टाइटल पेज। ये हमारा मैनुअल है प्रीपरेटरी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। ये लिखा है आईको 2021 जापान 53rd आईको, और इसमें ये 31 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में ये वाली की थी, टोटल सिंथेसिस ऑफ टेट्राडोटॉक्सिन, ठीक है। आज हमारा जो प्लान है वो ये करने का है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कैप्सूल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इतनी लेंदी नहीं है, जैसे लास्ट लेक्चर वाली तो बहुत लेंदी थी टोटल सिंथेसिस ऑफ टेट्राडोटॉक्सिन। ये उसके मुकाबले में कम लेंदी है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, प्रोबेबली जल्दी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट मी jump to this problem. Here we go. Hydrogen bonded capsules. Calyx 4-arene is a bowl shaped molecule that is synthesized as shown below, ठीक है। ये है calyx 4-arene compound like this, ठीक है। मतलब ये है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसको बाउल लाइक होगा, एक प्याला जैसा है, ठीक है। जैसे एक प्याला होता है, उल्टा कर दें आप प्याले को, और उस पर ये चार जगहों पे इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोक्सीज सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इस टाइप की इसकी रिप्रेजेंटेशन है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट कैलिक्स एरीन इज। कैलिक्स एरीन जो होता है वो बेसिकली एरोमेटिक नेटवर्क होता है ऐसा, जिसमें एक साइक्लाइजेशन होती है और रिंग होता है, जिसमें जो मोस्टली फिनोल कंटेनिंग होता है, यानी हाइड्रोक्सी लगा होता है बेंजीन रिंग पे, और वो मल्टीपल फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट्स के साथ, यानी HCHO के साथ कंडेंस होता है, फिर आगे फिर बेंजीन आता है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेंजीन। तो यानी कि रिंग कार्बन रिंग कार्बन रिंग कार्बन जंक्शन होता है। और ज़रूरी नहीं फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड या कोई और एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेंजीन रिंग, फिर कार्बन लिंकर, फिर बेंजीन, फिर कार्बन लिंकर, फिर बेंजीन, फिर कार्बन लिंकर, ठीक है। ये अगर आप पिक्चर देखें, ये बेंजीन है, ये एक कार्बन है जो लिंक कर रहा है दोनों रिंग्स को ना, तो इसको हम लिंकर कहते हैं। तो बेंजीन, यानी आप जनरली कह लें, क्योंकि इन्होंने एरीन कहा है, आप जानते हैं एरीन इज अ जनरल नेम, इसमें फिर और भी कंपाउंड आ सकते हैं जैसे नेफ्थलीन वगैरह। तो एरीन कार्बन लिंकर, एरीन कार्बन लिंकर, एरीन कार्बन लिंकर एंड सो ऑन सो। अब जितने एरीन्स होंगे वो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में, 4 हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो अभी कॉल इट कैलिक्स 4 एरीन। इफ इट वर 5 वी वुड कॉल इट 5 एरीन, कैलिक्स 5 एरीन। अच्छा, और फिनोल जो मैं कह रहा था वो दूसरी साइड से क्लोजर कर रहा होता है, यानी ये फिनोल है तो यहाँ से भी एक लिंकर आ रहा होता है जो मिनिमम फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, ताकि OCO इस तरह, यानी कि ऊपर से, यानी इधर से एक साइक्लाइजेशन चल रही है, एक इधर से साइक्लाइजेशन चल रही है। तो ओवरऑल ये इस तरह एक लूप सा बनता है, और ये बाउल लाइक होता है क्योंकि यहाँ से 3D हो जाएगा। आप जानते हैं ये कार्बन sp2 है जो 2 ऑक्सीजन के दरमियान है और जो 2 कार्बन के दरमियान है। तो इस sp2 यानी टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये प्लेनैरिटी अपनी लूज कर देता है और ये एक बाउल लाइक अपीयरेंस देता है ऐसी, ठीक है, लाइक दिस। ये फ्लैट नहीं हो सकता क्योंकि sp3 कार्बन बीच में मौजूद है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज यानी 3.29.1 पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए। और फिर बाद में पूछा है कि जो C से D बन रहा है उसके लिए क्या बेस्ट कंडीशन रहेगी। ये दोनों सवाल हल हो जाएंगे स्कीम देख के। आप लाइन पे हैं, आप सारे चारों तीनों? ओके। अब ये देखिए, ये कंपाउंड है, जो भी है 6 मिथेनॉल से ट्रीट हुआ है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में, तो उसने ए मॉलिक्यूल ए दिया और वाटर मॉलिक्यूल निकला है। बाद में ये जो भी है ए जो हमें अभी बताना है वो इस कंपाउंड के साथ साइक्लाइज हुआ है, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। मतलब आप अगर वैसे ही देखें, इसको गौर से देखें, ये एक बेंजीन रिंग है, इस पे ब्रोमीन है, दोनों एंड पे OH है, ठीक है। तो आप जैसे फर्ज करें, ये देख लें, बेंजीन ब्रोमीन OH, फिर बेंजीन ब्रोमीन OH। ये दोनों कितने ये जो कार्बन लिंकर है इसके साथ फर्दर कितने कार्बन है? 1। तो टोटल 2 कार्बन सोर्स है ये। इसका मतलब है जो कंपाउंड ए है वो 2 कार्बन कंटेनिंग है,
है ना, एग्री? ये CH3 है, ये C है। और इसके अलावा दूसरा हमें क्लू ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये वाला, क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है और जब हाइड्रोक्सी लगा देंगे तो और न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रुप लग जाता है। तो इट मस्ट हैव अटैक्ड टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ A so that we have this प्रोसेस गोज ऑन और एक ये कैलिक्स बोरेलिन बन रहा है। अच्छा खैर, इससे पहले ही हम क्लू यहाँ से ले लेंगे कि 2 कार्बन सोर्स है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहां से मैं थोड़ी सी इसको आपको क्लू देता हूँ कि ये क्या हो सकता है। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा हम करली एरोज रोटेट करते हैं, उससे हमें कुछ शायद क्लू मिले। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है कहाँ पे हम एंड होगा हमारा? जी क्या क्या बनेगा सर? 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स बनेंगे। और कौन से वाले? ठीक है, यू आर राइट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, वेरी गुड। और कौन सा वाला? मतलब एक कार्बोनाइल में कितने कार्बन होंगे? 2 सर एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये 3 इक्विवेलेंट्स हमें एसिटाल्डिहाइड के मिलेंगे एक इक्विवेलेंट से, लेकिन रुके अभी, ये मिथेनॉल से ट्रीट हो रहा है साथ में। ठीक है, अब जब मिथेनॉल से ये ट्रीट होगा तो ये एल्डिहाइड हमें नहीं मिलेगा, बेसिकली हमें मास्ड एल्डिहाइड मिलेगा। और आप जानते हैं मास्ड एल्डिहाइड क्या होता है? कुछ ऐसा, जी वेरी गुड, शाबाश, एसिटल। कुछ ऐसा हमें क्या ख्याल है नहीं मिलेगा? ये सॉरी, ठीक है, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमें ये मिलेगा, ये एसिटल मिलेगा। तो हमारा आंसर जो ए है वो ये है, ये एसिड एल्डिहाइड ही है। इसको आप मास्क्ड एसिड एल्डिहाइड कह सकते हैं या डिस्गाइज्ड एसिड एल्डिहाइड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इफ यू रिकॉल। ठीक है, तो सिंपल है ये तो। खैर, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, यानी ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए। ए इज द एसिटल ऑफ मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जब ट्रीट होगा एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल है लेकिन बहरहाल वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और वो 4 इक्विवेलेंट इसके लिए हैं और 4 इक्विवेलेंट इसके लिए हैं, वो तो खैर 4 एरीन बनाना इसलिए। तो ये यहाँ से इस हाइड्रोक्सी की रिस्पेक्ट से पैरा या इसकी रिस्पेक्ट से ऑर्थो कह लें या उधर कर लें, ये जुड़ता चला जाएगा। तो ये बी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना होगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ कोलैप्स किया होगा और फिर इस कार्बन ने इस कार्बन पर अटैक किया होगा और इस तरह करते करते ये प्रोडक्ट बनी होगी। तो ए से बी तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम 5 इक्विवेलेंट यूज करते तो यकीनन आप 5 एरीन बनाते, कैलिक्स 5 एरीन। आगे देखते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट बेस होती है, इट विल सर्टेनली रीप्रोटोनेट दिस फिनोलिक हाइड्रोजन। प्रोटॉन फिनोलिक रिमूव करेगा, फिनोलेट एनाइन बनेगा, फिर वो कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो OCH2Cl बन जाएगा। ठीक है, OCH2Cl। और ये जो एडजेसेंट वाला फिनोल है ये भी डीप्रोटोनेट हुआ है ऑक्सी एनाइन के अंदर, ये फिर CH2 पे अटैक करेगा इस साइड से और Cl को निकाल देगा। तो ब्रोमीन भी निकलेगा, Cl भी निकलेगा, CH2 बीच में आ जाएगा 2 ऑक्सीजन के, मिथिलीन। तो ये क्लोजर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो कितने इक्विवेलेंट यूज हुए CH2BrCl के B से C बनाने में? 4। वेरी गुड, ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, पहले
ओ जब CH2 पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन निकलेगा या क्लोरीन निकलेगा? पहले स्टेप। जी, क्या ख्याल है आपका? जी आयशा, रमीशा सॉरी, इस्माइल, पहले स्टेप में क्या होगा? सर Br निकलेगा क्योंकि वो Br निकलेगा, वेरी गुड, Br शाबाश, निकलेगा। बस बस, तो यही चीज थोड़ा सा आप जल्दी बोल देते। Br निकलेगा क्योंकि Br की लीविंग टेंडेंसी क्लोरीन के मुकाबले में बेहतर है। वैसे यहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि निकलना क्लोरीन को भी है, Br को भी है, क्योंकि रिंग क्लोजर होना है। लेकिन बहरहाल ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो बी से सी बन गया, आसान था। सी से इन्होंने डी बनाया है। अब ये मल्टी स्टेप्स है, यानी एक स्टेप पे नहीं हुआ क्या है? चेंजेस कहाँ आई है सी से डी में? गौर से देखें। सर Br की जगह ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्साइड, बस ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्सी आया। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रिएजेंट यूज किए जाए? बताइए, एक रिंग पर सर ब्रोमीन है। ब्रोमीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाएंगे तो Yes, sir, ONA base ग्रुप आ catalyzed जाएगा, और substitution। ONA को फिर सर HCl से ट्रीट करवाएंगे, एसिड से ट्रीट करवाएंगे, तो उसकी जगह सर हाइड्रोक्साइड के पास। अच्छा इस्माइल, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन लगा हो तो आप हाइड्रोक्सी से अटैक करके ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दें, और क्योंकि बेसिक पीडीएम होगा तो फिनोलेट एनाइन बनेगा O नेगेटिव, बाद में उसको एसिडिफाई कर दें। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं इस्माइल, वेरी सॉरी। इसकी वजह यह है कि आप sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे हैं, SN2 सब्स्टिट्यूशन, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। वजह यह है कि जो सब्स्टिट्यूशन होती है SN2 या SN1 वो sp3 सेंटर पे होती है, sp2 पे इसलिए नहीं हो सकती कि आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल की मैचिंग और मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो ये है कि लीविंग ग्रुप के बिल्कुल एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल को आना होता है। अब ब्रोमीन चूंकि फ्लैट है, यहाँ पे इस रिंग के साथ फ्लैट है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोक्सी इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर से इसको चीरता हुआ यहाँ आए, इस कार्बन पर अटैक करे और ब्रोमीन को पुश करके बाहर निकाल दे। ये नामुमकिन बात है कि हाइड्रोक्साइड इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर से होता हुआ जा ही नहीं सकता। एक जवाब। दूसरा, अगर आप बोलते हैं चले सर SN1 कर लेते हैं, SN2 छोड़ें जिसमें आप पहले लिविंग ग्रुप को निकालते हैं और कार्बोकैटायन बनाते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो खुलासा ये है कि ये रिएक्शन ना SN1 मैकेनिज्म से होगा ना SN2 से होगा। हाइड्रोक्साइड इस तरह ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता अगर ब्रोमीन sp2 कार्बन पे होता है। कोई और रीजन सोचें। रमीशा, आप कुछ बोल रही थी। सर मैं भी उसी तरह सब्स्टिट्यूशन करी थी, लेकिन अब आपने बताया कि हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं होती, याद रखें, ये नोट डाउन कर लें, sp2 सेंटर पे SN2 या SN1 सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, नेवर। ठीक है, और ये इसका रीजन भी दे दिया मैंने, क्योंकि राइट पाथ नहीं होता जहां से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करे लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। वैसे तो खैर बहुत तरीके हैं, लेकिन ये लंबे लंबे तरीके हैं। एक तरीका ये है जो यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक से ट्रीट कर लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या ऑर्गेनोलिथियम से, तो ये Li आ जाएगा इधर ब्रोमीन के बदले, ठीक है, या MgBr आ जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा? यस सर। अच्छा, इसके बाद हम इसको यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। पहला और दूसरा स्टेप बिल्कुल पॉसिबल है, यानी A और B आधी आधी बात। टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करेंगे तो ऑर्गेनोलिथियम हो जाएगा। इसके बाद बोरोन को हमसे ट्रीट किया, BOMe टेकन थ्राइस। बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होता है, लुईस एसिड होता है। बिल्कुल ये जो कार्बन है, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया कार्बन, जब यहाँ पे Li आ गया है ब्रोमीन के बदले, तो इस कार्बन ने बोरोन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक किया है, और B यानी CB बॉन्ड कार्बन बोरोन बॉन्ड और OMe, तीन मिथॉक्सी लगे हुए हैं, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, और बाद में एक मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो बोरोन वापस न्यूट्रल हो जाएगा।
और इसके बाद अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करें H2O2 एल्कलाइनिक सॉल्यूशन में, यानी कि पहले हाइड्रोक्साइड जो है वो H2O2 का H निकालेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड एनाइन बनेगा यानी HOO नेगेटिव, और फिर वो बोरोन पे अटैक करे और फिर रीअरेंजमेंट वगैरह होते होते आखिर में बोरोन की जगह पे OH आ जाए। ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है, अगर आप रिकॉल, इसका आंसर बी है, अगर आप रिकॉल करें वेरी गुड, एंड जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती थी एल्कीन की, ओलिफिन की, ठीक है, वहां पे हम एंटी मार्कोनिकोव के कॉन्सेप्ट में पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां तो सिलेक्टिविटी की बहस होती थी कि किस कार्बन पे OH आएगा और किस पे H आएगा हाइड्रेशन में ना। ये बेसिकली हाइड्रेशन नहीं है, लेकिन ये उसी टाइप का है, मैकेनिज्म मैकेनिस्टिकली वैसी ये होगा, यानी पहले ब्रोमीन डिस्प्लेस होगा लिथियम से ताकि ये सेंटर न्यूक्लियोफिलिक हो जाए, फिर ये बोरोन पे अटैक करेगा, उसके बाद फिर जो पेरोक्साइड एनाइन है वो इस पर अटैक करेगा बोरोन पे, फिर रीअरेंजमेंट होगी, मल्टीपल स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स के बाद आखिर में ओवरऑल BrOH से रिप्लेस कर जाएगा। तो ये इसका आंसर है बी। इन्होंने पूछा है कि कौन सी कंडीशन C से D बनाएगी, तो बी बनाएगी। ए क्यों नहीं बनाएगी? ए में देखें आधी बात तो ठीक है, लिथियम तक सही है, बोरोन तक सही है, लेकिन फिर एसिटिक एसिड क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। एसिटिक एसिड बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो, चले ठीक है बोरोन में शायद एंकर कर जाए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, लेकिन फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बी इसका जवाब है। और सी इसलिए नहीं है कि ये तो इन्होंने शुरू ही बोरोन से कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई न्यूक्लियोफिलिक एसिड साइट है नहीं, तो ये तो शुरू में पहला स्टेप ही नहीं होगा, यानी कंपाउंड सी बोरोन से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर करेगा भी तो इस ऑक्सीजन के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, यानी इस ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ, तो हम क्या करें इस ईथर के साथ अगर बना भी ले तो। और फॉस्फोरस ट्राइमिथाइल है यानी PMA3, ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल है बेचारा फॉस्फोरस ना, तो ये इस पे कहाँ से कर सकता है? कोई ऐसा थोड़ी है कि ब्रोमीन को निकाल दे। तो आंसर है बी। आर यू कन्विंस्ड विद बी? यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट कर लिए इसके, अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। एक दफा फिर ये ना स्कीम देख लें, क्योंकि ये अगले पार्ट में फिर स्कीम इस्तेमाल होगी। देखिए ये इसने एसिटाल्डिहाइड के साथ कैलिक्स 4 एरिड बनाया, ये एसिटाल्डिहाइड एज अ लिंकर काम कर रहा है, लिंक किया इसने, इसके बाद फिर यहाँ से भी साइक्लाइजेशन हुई है, मिथिलीन बीच में आया है, फिर ब्रोमीन रिप्लेस किया OH के साथ। कितने OH हैं? फिनोलिक हाइड्रोक्सी कितने हैं? 4। और एसिडिक OH है ये न्यूट्रल टाइप है? एसिडिक है। एसिडिक है क्योंकि ये फिनोलिक है, ये अल्कोहलिक नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो ये जो कंपाउंड D है ये ऐसा है, और सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा है, ये बाउल लाइक, प्याला जैसा। तो आप इसमें देखें 4 OH नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ नजर आ रहा है, थोड़ा उन्होंने इसको लाइट रखा हुआ जानबूझ के। ये OH है, हाइड्रोक्सीज है, ठीक है, डन है जी सर। चले आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ D, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ D ये है, जहन में बिठा दें, ठीक है, D। अच्छा, 2 molecules of D form an aggregate via hydrogen bond upon addition of DBU, ठीक है। DBU से जब ट्रीट होंगे तो ये जो 2 Ds हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे ऐसे, यानी ये प्याले पे प्याला रख दिए, ये एक 4 हाइड्रोक्सी लगे इस बाउल के साथ, इधर 4 लगेगा, तो अब हाइड्रोक्सी एक DBU कंपाउंड D में 4 है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं बिल्कुल। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है किसके साथ? उस हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि DBU आप जानते हैं एक बेस होती है, ऑर्गेनिक बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, पूरा नाम होता है डायएजा बाइसाइक्लो अनडीकेन। ये पहले भी एक दफा इस्तेमाल हो चुकी है पिछले किसी प्रॉब्लम में, डू यू रिकॉल? यस सर, जो लास्ट प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो बहरहाल DBU का काम लाजमी क्या होगा? फिनोलिक हाइड्रोक्सी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब वही बात कि अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो एक कंपाउंड जो D है वो टेट्रा एनाइन बना सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम।
आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है ना, अगर एक H निकालेगा तो मोनो एनाइन, डाई एनाइन, ट्राई एनाइन, टेट्रा एनाइन। ये डिपेंड करेगा डीबीयू की कंसंट्रेशन पर। अगर ज्यादा डीबीयू इस्तेमाल करेंगे तो टेट्रा एनाइन, कम करेंगे तो ट्राई, और कम करेंगे तो डाई, और अगर बिल्कुल कम करेंगे तो मोनो, या अगर करेंगे ही नहीं तो नहीं होगा। ये है थ्योरेटिकल बात। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल डेटा कलेक्ट किया है, यहाँ आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि कंपाउंड डी, जो बाउल लाइक है, इसको क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में लिया, उसमें डीबीयू डाला, तो दो डीज हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, एग्रीगेट बना रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमंग ए टू डी, और ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, इनमें से कोई एक टाइप की एग्रीगेशन बनी है वो हमें बतानी है, यानी आंसर हमें ए बी सी डी में से कोई एक देना है। और उसके लिए उन्होंने कहा है चूज द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर द डोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क ऑफ डाइमर्स ऑफ डी, रेफर टू द ग्राफ शोइंग द रेशियो ऑफ डाइमर % as a function of the amount of DBU added to the solution D, 0.25 मिलीमोल इन क्लोरोफॉर्म। देखिए एक्स एक्सिस पे DBU है जो कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, और फिर डिपेंडेंट पैरामीटर वाई एक्सिस पे डायमर रेशियो। यानी कह रहे हैं कि अगर आपने DBU डाला ही नहीं हो 0 तो डायमर बनेगा ही नहीं, ठीक है, इनके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब आप DBU बढ़ाते रहेंगे तो डायमर बनने का जो रेशियो है वो बढ़ता रहेगा। अभी तक तो यही चल रहा है, यानी 0.25 पे बढ़ा, 0.5 पे बढ़ा, एंड दैट्स इट। अब 0.5 मिलीमोल के बाद आप फर्दर DBU ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बनना था वो बन गया। आगे आप DBU डालने का मतलब है आप DBU जाया कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग योर केमिकल। अच्छा, अब इस ग्राफ के मुताबिक हमें ये बताना है ग्राफ को देख के कि कौन सा एग्रीगेट प्रोबेबल है ABCD में से। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि 0.25 मिलीमोल की इंक्रीमेंट इन्होंने दी है, 0.25 मिलीमोल, 0.25। अच्छा, एक जो आपका इक्विवेलेंट है DBU का, ठीक है, वो सॉरी 4 इक्विवेलेंट DBU के जो है वो कंज्यूम होंगे एक इक्विवेलेंट होल डी कंपाउंड को डीप्रोटोनेट करने के लिए। तो अब चूंकि 2 दफा ये 2 इक्विवेलेंट यूज हुआ, 0.25 पे एक इक्विवेलेंट है, 0.25 जो DBU है वो एक इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 ये 4 दफा आप जोड़, यानी 4 आप लेंगे DBU, तब पे जाके पूरा ये पैकेज डीप्रोटोनेट होगा, 4 यानी टेट्रा एनाइन बनेगा। तो आप आधे पे ही रोक दिया इन्होंने, यानी इन्होंने कहा है कि आपने 0.5 मिलीमोल अगर लेते हैं तो जो भी बॉन्डिंग बनेगी वही होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ मुझे बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड बनेगा ABCD? ए देखें तो कोई डीप्रोटोनेट नहीं हुआ है, बी में देखें तो 2 एनाइन्स हैं, एक ये रहा डाई एनाइन। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक डी का अलग है, यानी कंपाउंड डी डाइमर है ना, तो एक मोनोमर का मोनो एनाइन है, और एक मोनोमर का डाई एनाइन है, और एक मोनोमर का ट्राई एनाइन है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि 2 इक्विवेलेंट यूज हुए DBU के, तो डाई एनाइन बना होगा। देखिए, अगर 4 इक्विवेलेंट यूज होते तो टेट्रा एनाइन बनता। अब डाई एनाइन कहाँ पे नजर आ रहा है आपको ABCD में? बी या सी? देखिए, ये कंफ्यूज करेगा। बी में डाई एनाइन बिल्कुल है, लेकिन ये डाई एनाइन ये तो 2 मोनोमर्स का है, यानी पूरे डाइमर का है, यानी एक मोनोमर का तो एक ही एनाइन है, जबकि हमें तो एक ही मोनोमर के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है ना। सर सी होगा, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि सी में जो 2 मोनोमर्स हैं, इंडिविजुअल मोनोमर का डाई एनाइन बना हुआ है, यानी एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, कि एक मोनोमर का डाई एनाइन है, यहाँ से भी एक मोनोमर का डाई एनाइन है। तो इसका मतलब है सी जवाब है, यानी कि जब आपने DBU डाला, अगर आप DBU बिल्कुल नहीं ऐड करते तो ए होता जवाब यकीनन। अगर आप DBU 0.25 ही यूज होता तो फिर एक मोनो एनाइन बनता, पर मोनोमर पर मोनो एनाइन बनता। और अगर आपने DBU के 2 इक्विवेलेंट यूज किए हैं तो पर मोनोमर डाई एनाइन बने। लेकिन अगर आप ज्यादा DBU यूज कर लेंगे तब भी यही बनेगा कंपाउंड सी, यानी ये इतने सारे एनाइन्स आएंगे ही नहीं। आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कि ग्राफ यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, 0.5 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, यानी डायमर मजीद क्यों नहीं बन रहा? क्या सर, क्योंकि मेरे ख्याल से पर मॉलिक्यूल जितने भी हाइड्रोक्साइड है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है।
मेरे ख्याल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना सकता है पर मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली ज्यादा बनाने में क्या मसला है? सर वो बना ही नहीं सकता सर। सर उतनी तो है ही नहीं उनके पास ऑक्सीजन की नेगेटिव आयंस। नहीं है तो भाई अगर चारों हाइड्रोक्सी को आप डीप्रोटोनेट कर दें, किए है ना उन्होंने, ये देखें। सर हिंड्रेंस में हिंड्रेंस नहीं है, इसका जवाब है इलेक्ट्रोस्टैट रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रिपल्शन। ठीक है, इतने सारे एनाइंस आप एक ही मॉलिक्यूल में नहीं लेकर आ सकते, या इतने सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यानी ये एक इसकी टेंडेंसी होती है, एक ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये इस कैविटी के अंदर आप सारे नेगेटिव चार्ज लाके नहीं फंसा सकते, तो ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन है। ये डेटा से पता चला, इसमें कोई हमारी प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि अब तो हमें साफ सब पता है यूं हुआ है इसलिए। तो बहरहाल कंपाउंड सॉरी एग्रीगेट डी इज द आंसर, सॉरी सी इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमने तीसरा पार्ट भी कर लिया। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पार्ट 3? नो, बस अब ये थोड़ा सा ये पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर हमारा पार्ट 4, 5, 6 होगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, ये बड़ा सुनिएगा गौर से। ये कह रहे हैं द डायमेरिक कैप्सूल ऑफ डी, यानी ये जो डी का कंपाउंड डी का जो डायमर है, जिसको कैप्सूल कह रहे हैं, क्योंकि कैप्सूल का मतलब होता है ये अपने अंदर कुछ चीज लेके अभी रखेगा, तो ये इसको होस्ट कह रहे हैं, मेजबान है ये होस्ट। इन क्वेश्चन 3 अभी भी किया है, कैन इनकैप्सुलेट अदर मॉलिक्यूल्स, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। कैप्सूल इनकैप्सुलेट मतलब उनके ऊपर कैप्सूल बना सकता है अपना। जैसे कैप्सूल आप खाते हैं, जेलेटिन का बना हुआ होता है और उसके अंदर ड्रग होती है और एक्सिपिएंट्स और बाइंडर फिलर्स वगैरह भी होते हैं। बहरहाल तो वो कैप्सूल का काम यही होता है ना कि वो जो अंदर का जो एक्चुअल कंटेंट है, बायोएक्टिव मटेरियल है, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो सेफली आपके इंटेस्टाइन तक चला जाए। यही इसका पर्पस होता है ना कैप्सूल का। तो ये जो डायमर है कंपाउंड डी, ये इनकैप्सुलेट कर लेगा गेस्ट को, जो भी आएगा मॉलिक्यूल को गेस्ट का नाम दे रहे हैं, और तो डायमर खुद इटसेल्फ होस्ट कराएगा। तो अब ये इसके बारे में कुछ साइंस लिखी है इन्होंने। कहा है कि सॉल्यूशन के अंदर इनकैप्सुलेशन जो ये प्रोसेस है, यानी इस डायमर का कंपाउंड डी का किसी गैस को अपने साथ इंटरेक्ट कराने का, वो जो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, यानी गैस आएगा जाएगा, यानी एसोसिएशन डिसोसिएशन पैरेलल चलती रहेगी। तो एसोसिएशन कांस्टेंट जो इन्होंने दिया है कैपिटल के, इट जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है बेसिकली। ये इन्होंने इस तरह दिया है, कैपिटल के इज द एसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, और गेस्ट एट द रेट होस्ट, इसको यहाँ इन्होंने डिफाइन किया है। ये कह रहे हैं कि here the encapsulation of guest A by the host B is expressed as guest at the A expressed at A at the rate B, यानी जो गेस्ट है वो होस्ट के साथ अगर इनकैप्सुलेट करता है, इंटरैक्ट करता है, तो उस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की जो दो मॉलिक्यूल है, यानी गेस्ट और होस्ट आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएट हो रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसोसिएशन कांस्टेंट के, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट होस्ट की एसोसिएशन। यानी सॉल्वेंट अगर आप जैसे यहाँ ये क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं अक्सर, लेकिन आप वॉट एवर सॉल्वेंट यू यूज, वो और उस कंपाउंड डी जो डायमर है उसकी जो एसोसिएशन है, उसकी कंसंट्रेशन, और गैस जो फ्री फॉर्म में मौजूद हो उसकी कंसंट्रेशन। यहाँ इन्होंने लफ्ज यूज किया है फ्री का मतलब है जो अनएसोसिएटेड है, जो आज़ाद है, और एट द रेट के साथ का मतलब है कि वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ये आप लीजेंड पढ़ लें। Here the encapsulation of guest A by host B is expressed as at A at B. The relative association constant of, यानी K relative, ये ratios करके निकाला होगा उन्होंने, can be calculated by measuring the ratio of free and encapsulated gas in the coexisting state. क्या मतलब ये बताता हूँ आपको, देखें। अगर आपको K का फॉर्मूला समझ में आता है, K क्या है? सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ गेस्ट होस्ट एसोसिएशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ गेस्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होस्ट एसोसिएशन। ये किसी एक पर्टिकुलर गेस्ट होस्ट की कहानी है, ठीक है। लेकिन अगर दो हों, यानी दो गेस्ट हों, एक और गेस्ट आ जाए, एक को हम गेस्ट 1 कह लेते हैं, एक को गेस्ट 2 कह लेते हैं, तो हम उनके केस को का रेशियो ले सकते हैं, जिसको जो के रिलेटिव कहलाएगा। यानी के रिलेटिव इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 अगर हम कहते हैं, तो K2 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट तो कॉमन ही रहेगा, जाहिर सी बात है। सॉल्वेंट, इसको गौर से देखिएगा, गेस्ट 2 होस्ट, पहले गेस्ट होस्ट था क्योंकि जनरल बात थी, गेस्ट 2 यानी जो दूसरा गेस्ट है वो जो होस्ट के साथ एसोसिएट करता है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट अगर होस्ट के साथ एसोसिएट करता है और गेस्ट
2 फ्री फॉर्म में अगर मौजूद होता है। तो ये होल पैकेज जो है ये K2 है, इसको डिवाइड कर लें K1 से। K1 और K2 में सॉल्वेंट तो कॉमन रहेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सेम है, लेकिन K2 में गैस 2 होस्ट के साथ एसोसिएट हो रहा था, अब गैस 1 होस्ट के साथ एसोसिएट होगा न्यूमरेटर में, और वहां पे गैस 2 फ्री फॉर्म में था, अब गैस 1 फ्री फॉर्म में होगा। अब देख रहे हैं ये सॉल्वेंट या तो फ्री फॉर्म में हो या होस्ट के साथ एसोसिएट करे, ये कॉमन है दोनों में। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी, यानी सॉल्वेंट का तस्करा खत्म हो जाएगा, और ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जो बड़ा सादा सा है। क्या गैस 2 एसोसिएट करे होस्ट के साथ या मल्टीप्लाई बाय गैस 1 फ्री फॉर्म में मौजूद हो, डिवाइडेड बाय गैस 1 एसोसिएट करे होस्ट के साथ और गैस 2 फ्री फॉर्म में मौजूद हो। ये अगर जो गैस 1 गैस 2 अकेले लिखे हुए ये फ्री फॉर्म है, और एट द रेट के साथ लिखे हुए ये होस्ट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जहां पे होस्ट कंपाउंड डी है आपका, और कंपाउंड डी क्या है, वो बाउल लाइक कैलिक्स 4 एरीन का डायमर है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपके की रिलेटिव? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये लिखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये रेशियो है और सॉल्वेंट चूंकि कॉमन है तो कट जाएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो अब ये बताएं के रिलेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के ऊपर है? क्या बढ़ाए तो के रिलेटिव बढ़ेगा? गैस 2 की एनकैप्सुलेशन बाय होस्ट। वेरी गुड, यानी गैस 2 और गैस 1 की कंसंट्रेशन। हाँ, यानी गैस 1 क्या है, यानी फ्री फॉर्म अनकैप्सुलेटेड। गैस 1 जितना ज्यादा अनकैप्सुलेटेड होगा, यानी कैप्सुलेट नहीं करेगा, और गैस 2 जितना ज्यादा कैप्सुलेट करेगा होस्ट के साथ, ये दोनों पैरामीटर जो है ये डायरेक्टली लिंक करते हैं, ठीक है, के रिलेटिव के हिसाब से। आपस में तो इनवर्स है, लेकिन के रिलेटिव के लिए ये इरेज करेंगे के रिलेटिव की वैल्यू को। अब देखते हैं आगे। खैर, अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, इन्होंने लिखा है कि अब ये कुछ के रिलेटिव वैल्यूज इन्होंने दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, और इसको बेंजीन के अगेंस्ट इन्होंने कंपेयर किया है। बेंजीन को उन्होंने गैस 1 कह दिया, और ये खुद गैस 2 हो गए कौन कौन, पिरिडीन, 1,4-डाइऑक्सेन और पिरेजीन। तो ये सॉरी इसको पायरेजीन पढ़ते हैं, तो पायरेजीन, पिरिडीन, 1,4-डाइऑक्सेन, इनकी के रिलेटिव वैल्यूज दी हुई है, यानी इनकी जो वैल्यूज है वो है 9.6, 77, 1300। तो ये तीनों ही बेंजीन से ज्यादा है। क्या आपका क्या ख्याल है, ये बेंजीन से ज्यादा होना लॉजिकल है, या कुछ आप समझ रहे हैं कि क्यों ज्यादा होंगी इनकी वैल्यूज बेंजीन के मुकाबले में? 9.6 टाइम्स ज्यादा है, 77 टाइम्स ज्यादा है, और ये तो बहुत ही ज्यादा है। क्या फैक्टर्स हैं जो ये वैल्यू को ज्यादा कर रहे हैं, होस्ट के साथ एसोसिएशन क्यों ज्यादा कर रहे हैं? सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन होगी जितनी ज्यादा, तो उतना अच्छी एसोसिएशन होगी होस्ट के साथ, और उतनी बेटर यानी हायर नंबर ऑफ हायर वैल्यू आएगी के रिलेटिव की। बेंजीन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कर ही नहीं सकता किसी भी कैलिक्स एरीन के साथ, यानी होस्ट के साथ, इसलिए उसको रिलेटिवली अगर 1 कहते हैं तो उसके अगेंस्ट पिरिडीन 9.6 टाइम बेहतर है, क्योंकि हाइड्रोजन का लोन पेयर OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। आप डाइऑक्सेन लेते हैं तो और बेहतर है, अगर आपने पिरेजीन लिया तो ये कहते हैं और बेहतर है। बहरहाल ये तो खैर इन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं, ये तो सारी थ्योरी थी। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ DBU, सफिशिएंट अमाउंट मतलब बस जितनी, सफिशिएंट से मतलब है जितनी चाहिए उससे ज्यादा ही है, लेकिन फिर आप जहन में अब आपकी बात आ गई है कि 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बढ़ाते रहे तो अंधाधुंध डीप्रोटोनेशन होती रहेगी। एक सर्टेन लिमिट के पास जाके रुक जाएगी, जिसको हम ऑप्टिमाइज कंडीशन कहते हैं, जो हमने ग्राफ की सूरत में देखी थी। 0.5 मिलीमोल के बाद मजीद डालना DBU बेकार था, फजूल था, वेस्टेज ऑफ केमिकल था। आगे बढ़ते हैं। डी डायमराइजेज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली, अगर आपने DBU डाला जितना भी तो डी डायमराइज कर जाएगा, ठीक है। ये तो वही कंपाउंड C बन जाएगा, ये वाला, ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्री डी कैन बी इग्नोर्ड। हम फ्री डी को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डी पूरे का पूरा डायमराइज हो गया है, ठीक है ना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ पायरेजीन एंड 1,4-डाइऑक्सेन, अगर हम पायरेजीन और 1,4-डाइऑक्सेन को इक्वल यूज करें, ऐड करें क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में, जो डी यानी एक क्लोरोफॉर्म है लिक्विड सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने डी डाला हुआ है DBU के साथ, ठीक है।
और आपने उसी में इक्वल अमाउंट का पायरेजीन डाल दिया और 1,4-डायोक्सिन डाल दिया। अच्छा, आपको इस डेटा से ऑलरेडी पता है कि पायरेजीन बेटर इनकैप्सुलेट करेगा 1,4-डायोक्सिन के मुकाबले में, ठीक है ना, ये आपको डेटा से पता है। अब ये कह रहे हैं कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम रीच कर लेगा तो 75:25 या 3:1 कह लें रेशो हमें मिलेगा किसका, फ्री इनकैप्सुलेटेड 1,4-डायोक्सिन, यानी कि जो 1,4-डायोक्सिन इनकैप्सुलेट नहीं हुआ होगा वो 3:1 है, ठीक है, यानी कि 1,4-डायोक्सिन पायरेजीन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा फ्री फॉर्म में मौजूद होगा या अनकैप्सुलेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। तो सवाल ये है कि पायरेजीन कितना टाइम्स रेशियो पायरेजीन का पूछा है डायोक्सिन के मुकाबले में डी के साथ इनकैप्सुलेट होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहरहाल हम इसको कर लेंगे, कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। मैं इस पर बस आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताता क्या मुझे बनाना पड़ेगा। और देखें सर इसमें गेस्ट 1 हम पायरेजीन को लेंगे। जी बिल्कुल, देखें मैं बताता हूँ आपको, पायरेजीन जो है वो 1300 है, इसका जो की रिलेटिव वैल्यू है, और डायोक्सिन की 77 है, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले पूरा लिखता हूँ, फिर मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मैं रिकॉर्डिंग के दौरान ही इसको सॉल्व करता हूँ ताकि ये चीज़ हमारी रिकॉर्डिंग में ही रहे। और मुझे लाइन चाहिए ये, ठीक है। ये 1300 क्या है, के रिलेटिव है पायरेजीन का, 77 किसका है, 1,4-डायोक्सिन का है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि पायरेजीन का होस्ट के साथ जो एसोसिएशन है हम पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, पायरेजीन एट द रेट होस्ट, ठीक है, ये इनकी एसोसिएशन है। और फ्री फॉर्म में दूसरा मौजूद है, दूसरा कौन है, डायोक्सिन है, ठीक है। दूसरा कौन, मैं 1,4-डायोक्सिन नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में डायोक्सिन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा, आपको पूरा भी समझ में, आप पिछले फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं जो था। अब डायोक्सिन का होस्ट के साथ हम देख लेते हैं रेशो, डायोक्सिन एट द रेट होस्ट, ठीक है। और इसके बाद फ्री फॉर्म में क्या है, वो पायरेजीन है, फ्री पायरेजीन। फ्री लफ्ज इसलिए लिख रहे हैं जानबूझ के ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट रहे कि ये अनकैप्सुलेटेड वर्जन है इसका, ये। अच्छा, ये कहाँ से आया, मैं आपको फिर रिकॉल कर दूं क्योंकि ये मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये रहा, मैं इसको, ये देखें भाई, मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे, वरना फिर आप मिक्स ना कर दें। ये फार्मूला हमने जनरेट किया था, हमने क्या इन्होंने करके दिया, हमने इसको देखा, ये देखें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। पायरेजीन गैस 2 है और डायोक्सिन गैस 1 है, ठीक है, ये है फॉर्मूला। यानी K2, अगर मैं K2 को मैं पायरेजीन कह रहा हूँ, ठीक है, K2 पायरेजीन है 1300, तो वो गैस 2 में चले गए नीचे। यानी इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट, 75:25 इन्होंने कहा है, हाँ 3:1 कह लें या 75:20, मैं अभी फिलहाल जितना उन्होंने कहा है उतना ही लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये है, ये अगर आप गौर से देखें, ये गैस 1 हमारे पास वैल्यू है 75 की, यानी गैस 1 कौन है, फ्री डायोक्सिन, ठीक है, वो अनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। तो 75 इंटू, यार मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो दैट विल बी इजी फॉर मी, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे लाने से पहले लाइन लगा देते हैं 25, यानी वो 3:1 भी कर सकता था इस्माइल, लेकिन मैंने इसको नहीं किया, मैंने कहा जाने दें इसको वापस स्मॉल कर देते हैं। 25 हो जाएगा 25, और यहाँ से ये, क्योंकि वो फ्री पायरेजीन है, ये जो है नीचे ये, अच्छा सॉरी, ये फ्री पायरेजीन है, सॉरी,
गलत कॉपी हो गया मुझसे, ये है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये एक बात बताइए, अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता इस वक्त, क्योंकि मतलब ये तो आप हटा देंगे, क्योंकि ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, दो अननोन्स हैं, ठीक है। आप लेकिन एक बात सोचें कि पायरेजीन जो है जितना इनकैप्सुलेट होगा तो जो बचेगा, मतलब यूं कह लें, मैं एक रफली बताऊं, फर्ज करें 1 मिलीमोल है पायरेजीन मिसाल के तौर पे, और अगर 0.7 इनकैप्सुलेट होता है तो कितना फ्री फॉर्म में मौजूद होगा? टोटल 1 है और 0.7 इनकैप्सुलेट हो रहा है, यानी यहां आ रहा है पायरेजीन एट द रेट 0.3। हाँ, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है, इसमें रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों का जो सम है, पायरेजीन एट द रेट होस्ट और पायरेजीन फ्री पायरेजीन, ये सम कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि जो पायरेजीन इनकैप्सुलेट हो रहा है तो जो बच रहा है वो फ्री फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये मैं एक बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे हम करेंगे क्या, हम ये दो अननोन से एक अननोन की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अल्फा वैल्यू जो है वो पायरेजीन और होस्ट की इनकैप्सुलेशन की है, लेट्स सपोज कैरेक्टर, वेयर इज अल्फा, कुड यू फाइंड द अल्फा? आई हैव फाउंड, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्फा है पायरेजीन होस्ट की जो कंसंट्रेशन है, यानी इनकैप्सुलेट होने के बाद, तो ये कितनी हो जाएगी? अल्फा में से 1 माइनस कर दें, 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी ना, वो क्या होगी? बेसिकली वो अमाउंट होगी जो पायरेजीन इनकैप्सुलेट हुआ होगा, यानी ये वाली होगी, ये चीज होगी, ये पायरेजीन एट होस्ट। तो आप इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए कैलकुलेटर लेके, 1300 डिवाइड बाय 77 करें और फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई करें, 75 से डिवाइड करें, फिर करते करते अल्फा निकालें आप इसको, ठीक है। निकालें, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, जब तक मैं और चीजें लिख रहा हूं। फाइंड अल्फा फॉर मी। हैव यू फाउंड? Yes, I'm giving you time. Let me pause this video so that you can calculate and then tell me the answer. Okay, so the answer is 0.85. अच्छा, एक बात तो तय थी कि 1 से तो आंसर छोटा ही आना था, कि वो तो अंडरस्टूड है, लेस देन यूनिटी आंसर आना था। तो किसी का अगर पता नहीं 2, 3, 4, 8 आ रहा तो वैसे ही रिविजिट करने की कर पड़ा। ये फ्रैक्शन है 0.85, लेकिन आपसे मतलब आप इसी को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा? 85% हो जाएगा। क्या है 85%? 85% ऑफ पायरेजीन इज इनकैप्सुलेटेड बाय व्हाट? बाय कंपाउंड डी। ये बात हुई, ठीक है। यानी एस्टिमेट द रेशियो ऑफ पायरेजीन इनकैप्सुलेटेड बाय डी, तो आंसर है ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप देखिए दोबारा, व्हेन आई फिनिश दिस लेक्चर। इट इज नॉट मच डिफिकल्ट, बस इसमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑर्गेनिक के साथ, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। मे आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा ही है। जी स्टूडेंट्स, हेलो। अच्छा, ये देखिए 5वां क्वेश्चन, अ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डाइमर्स ऑफ डी। मैं बार बार कह रहा हूं डी की शक्ल ये है, मत भूलिएगा डी, ठीक है। अगर डी, अच्छा, अ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डी इनकैप्सुलेटिंग बेंजीन,
अगर वो बेंजीन को इनकैप्सुलेट करके बैठा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं कि बेंजीन को बहुत एफिशिएंटली इनकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा, जैसे कि इनको तो आप देख रहे हैं अच्छी भली इनकी रिलेटिव वैल्यूज है बेंजीन के मुकाबले में, यानी बेंजीन के मुकाबले में 9.6 टाइम्स pyridine को बेटर इनकैप्सुलेट करेगा कंपाउंड डी जो है, और 77 टाइम्स 1,4-डाइऑक्सेन को और पायरोजीन को तो 1300 गुना ज्यादा बेहतर इनकैप्सुलेट करेगा। बेंजीन को इतना अच्छा इनकैप्सुलेट इसलिए नहीं कर रहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सच नहीं है, बस वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से थोड़ी सी इंटरेक्शन शो कर देगा, वैंडर वॉल फोर्सेस बहरहाल करेगा तो, लेकिन इतना मजबूती से नहीं करेगा। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। इज एक्सपोज द फॉलोइंग कंडीशन 1A and B, तो फॉर ईच सेट कंडीशन चूज फ्रॉम 1 to 3 व्हाट हैपेंस टू द कैप्सूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। यानी यूं समझे कंपाउंड डी है यानी डायमर, उसके अंदर बेंजीन आके फंसा हुआ है, ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है, यानी बेंजीन इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है, कैप्सूल के जो होल है वो कम डी है और उसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बेंजीन है। आपने इसमें डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड और pyridine, तो आप क्या क्या फर्क देख रहे हैं 1 to 3 में से? क्या कैप्सूल डिसोसिएट होकर बेंजीन को निकाल देगा, या बेंजीन और कैप्सूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शन 2, या कैप्सूल तो वैसी रहेगा लेकिन सिर्फ बेंजीन निकल जाएगा। क्या ख्याल है आपका? इस्माइल? सर सी ऑप्शन है कि बेंजीन निकल जाएगा, कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा। नहीं, पहले देखें क्वेश्चन दोबारा समझें, डोंट रश। कंपाउंड डी जो कि डायमर है जिसमें एक मोनोमर में 4 हाइड्रोक्सी हैं, ऐसी था 4 हाइड्रोक्सी है एक मोनोमर में, डायमर में टोटल 8 हाइड्रोक्सीज होगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड हुए हुए बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सी, और बेंजीन ट्रैप हुआ हुआ है, इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है। आपने डाल दिया इसके अंदर एसिटाइल क्लोराइड और pyridine। आप जानते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल क्या बनाता है, प्लस हाइड्रोक्सी क्या बनाता है? ईस्टर बनाता है रमीशा? यस सर। तो जब OH OAC में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैप्सूल डिसोसिएट हो जाएगा, कैप्सूल जो है टूट जाएगा, इनकी आपस की जो डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है, वही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कितना स्मार्ट सवाल क्वेश्चन है ये? मतलब जिस वजह से ये डायमराइज हुए हुए थे हमने वो वजह ही खत्म कर दी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे थे, आपने इनके OH ही खत्म कर दिया, आपने OH के बदले OAC कर दिया, O एसिटाइल कर दिया है, एसिटाइलेशन कर दी है, तो जिसकी वजह से ये जो डायमर है ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो डायमर भी खत्म हो जाएगा और बेंजीन भी निकल जाएगा। तो इसका आंसर 1 है, 3 नहीं है। 3 और 1 में कॉमन बात तो है कि बेंजीन रिलीज हो जाएगा, लेकिन 1 में आप कैप्सूल को भी डिसोसिएट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैप्सूल की जो डायमराइजेशन है वो खत्म हो जाएगी, आपने OH को खत्म कर दिया। तो A का जवाब क्या है? 1। मतलब A के आगे आप क्या लिखेंगे? 1। द कैप्सूल डिसोसिएट्स एंड बेंजीन रिलीज। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब आए दूसरे कंडीशन पे। अगर आप क्लोरोफॉर्म इसमें और डाल दें, डाइल्यूशन कर दें, फिर देखें होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा दोबारा देखते हैं इसको, फिर कंडीशन देखें। कंपाउंड डी है जो कि डायमर है, क्लोरोफॉर्म उस पर डला हुआ है जो भी एक सर्टेन अमाउंट डली हुई है सॉल्यूशन के तौर पे, और बेंजीन उस पर ट्रैप हुआ हुआ, इनकैप्सुलेट हुआ हुआ। अब की दफा आपने क्लोरोफॉर्म और डाल दिया, क्लोरोफॉर्म इतना सारा डाल दिया कि डाइल्यूशन ठीक ठाक हो गई, तो क्या क्लोरोफॉर्म कुछ नहीं करेगा, बेंजीन को फ्लश आउट नहीं कर सकता? यस सर, शायद 3O2 करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल जबरदस्त, स्मार्ट जवाब। देखें अगर बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड हुआ होता तो शायद सरवाइव कर जाता कैप्सूल के अंदर, लेकिन आपने चूंकि क्लोरोफॉर्म से डाइल्यूशन कर दी है तो बेंजीन को ये फ्लश आउट कर देगा, कैप्सूल के बीच में से निकाल के बाहर निकाल देगा। कैप्सूल अपनी जगह रहेगा, यानी डायमर अपनी जगह रहेगा डी का, डी और डी प्राइम पहले, लेकिन बेंजीन निकल जाएगा। और ऑप्शन 1 में क्या था कि कैप्सूल भी डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो उस वक्त हुआ था जब आपने OH को OAC कन्वर्ट किया था। तो डाइल्यूशन विद क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? सी, द कैप्सूल रिमेन्स इंटैक्ट बट बेंजीन इज रिलीज्ड। सही है, समझ में आ गई बात? यस सर।
कोई सवाल है क्वेश्चन 5 से मुतालिक? फिर आखिरी क्वेश्चन करेंगे, छठा। नहीं सर। नहीं है। अच्छा, मुझे फीडबैक दें, ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, ये कैप्सूल वाला जो पूरा क्वेश्चन है? इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अप्लाइड है। मतलब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, हम तो प्योर पढ़ रहे होते हैं ना, बस सीधे सीधे रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं, अपना कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। लेकिन देखिए, रियल लाइफ में रिसर्च के अंदर ये ऐसे अप्लाई की जाती है। और देख रहे हैं दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और हम अभी तक वही कार्बोनाइल केमिस्ट्री के 10-12 रिएक्शन बच्चों को करा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अपने इवन हम ग्रेजुएट लेवल पे भी ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, ये चीजें होती हैं पढ़ने की और पढ़ाने की। सिलेबस में ये चीजें आनी चाहिए। मतलब ये तो खैर आइको के रेफरेंस से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वैसी बात कह रहा हूँ कि इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हमारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी, उनकी अप्लाइड अप्रोच हो जाएगी। आखिरी पार्ट करते हैं, फिर छुट्टी। पांचवा, छठा, द सेम सॉल्यूशन इन क्वेश्चन 5 यूज इन क्वेश्चन 5, यानी यही कंडीशन है, वही कंपाउंड डी है, डाइमर डी है, क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, इज ट्रीटेड विद पोटेशियम कार्बोनेट एंड CH2BrCl। अगर आप इसको K2CO यानी पोटेशियम कार्बोनेट और CH2BrCl से ट्रीट करें, इन्होंने हिंट के लिए लिखा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं हमारी इस बात को B से C जो आपने स्कीम में की थी। जल्दी से B से C देख लें। सर वो OH के दरमियान में सर वो मिथिलीन आया था, लिंकर लग जाएगा सर। लिंकर लग जाएगा, लगा था B से C में। लेकिन अब यहां पे भी अगर आपने कर दिया, कंपाउंड डी में भी अगर आपने ये CH2BrCl डाल दिया, तो यहाँ लिंकर आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं ना। चले दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो सब्सिक्वेंटली ऐसा करने से बोल रहे हैं कि अगर आपने इस सॉल्यूशन में जो 5 में बना हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट CH2BrCl डाल दिया, तो नतीजतन आपने अगर पायरेजीन भी डाल दी इनकैप्सुलेट करने के लिए, तो भी जो बेंजीन और पायरेजीन है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यानी फिर पायरेजीन भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। मतलब आप इस क्वेश्चन को आसान समझें। ये 5 तो आप समझ गए थे ना, आप समझे? इसलिए क्योंकि जो OH है वो भी डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, तो अगर पायरेजीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकेगा। डीप्रोटोनेट हो जाएंगे तो अच्छा, रुक जाए, एक मिनट रुक, होल्ड करें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं पहले। देखिए, अगर 5 में सीधा पायरेजीन डाल देते, तो यकीनन बेंजीन को हटा के पायरेजीन जो है वो कॉम्प्लेक्स कर लेता, इनकैप्सुलेट कर लेता, और बहुत अच्छा करता, 1300 गुना ज्यादा करता, है ना। ये तो सीधी सी बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप पोटेशियम कार्बोनेट और CH2BrCl डालें, उसके बाद जो भी बनेगा। अब आप पायरेजीन डाल भी दें तो बेंजीन को वो रिप्लेस नहीं करेगा, यानी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्या हो गया पोटेशियम कार्बोनेट CH2BrCl डालने के बाद कि पायरेजीन को भी ये लिफ्ट नहीं कराएगा? आप जवाब दें, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करें। आप बोले रमीशा। सर, जब हम इसमें दोबारा CH2BrCl ऐड करेंगे, तो जो OH ग्रुप्स इसके पास हैं, जी मतलब उनके साथ लिंकिंग होगी ना। exactly. तो मतलब हाइड्रोजन तो हट जाएगा। ठीक है, तो फिर सर जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो फिर पायरेजीन भी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो वो बराबर ही होगा बेंजीन के, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। बहुत स्मार्ट आंसर है। यहया और इस्माइल, आप लोग भी एग्री करते हैं रमीशा की स्टेटमेंट से? यस सर। वेरी गुड। ये मैं दोबारा मैं रिफ्रेश कर दूं रमीशा की बात को। ये कह रही है कि सर, जब आपने पोटेशियम कार्बोनेट से इसको डीप्रोटोनेट किया और CH2BrCl से इसको साइक्लाइज कर दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब आप बेंजीन डालो, दोबारा पायरेजीन डालो और ऑक्सीजन डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। तो वो आपने जड़ी खत्म कर दी जिसके ऊपर ये दरख्त कायम था, वो जड़ी आपने हटा दी तो दरख्त ही गिर जाएगा। यानी वो एसोसिएशन ही नहीं रहेगी, तो पायरेजीन डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हैव यू गॉट दिस आंसर? यस सर। तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन बॉन्डेड कैप्सूल्स। मुझे जाती तौर पे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग है, हालांकि आसान है, लेकिन थोड़ा सा अप्लाइड फील्ड है इसमें, और अच्छा है। इसमें थोड़ा सा
फिजिकल केमिस्ट्री का टच भी आया, यानी इक्विलिब्रियम वाली बात, के रिलेटिव्स की वाली बात, लेकिन बहुत एडवांस नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी इतनी है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट मेरा जैसा इसको डील कर सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को। बहुत एडवांस नहीं थी, एडवांस मतलब है ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन देखा जाए तो। यूँ कह लें कि 90% इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही थी, सिर्फ 10% थोड़ा सा नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। तो बहरहाल, तो डू यू हैव एनी क्यूरी regarding problem 29? No. So let me end this lecture. I hope you enjoyed. Inshallah we will meet with new question some other day. Allah Hafiz, take care.